आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है और 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपए है। तो आप विधि द्वारा प्रत्येक सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें प्याज के मूल्य, गेहूं के मूल्य और चावल के मूल्य की आवश्यकता है। तो माना प्याज का मूल्य तो है x, माना गेहूं का मूल्य है y रुपए, ठीक है, और तथा तीसरी वस्तु क्या है, तीसरी सामग्री चावल, तो माना चावल का z रुपए, ठीक है। तो अब हमें प्याज, गेहूं और चावल के मूल्य पता चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि पहले उसमें कहा गया कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 4 किलोग्राम प्याज तो 4 गुणा x, 3 किलोग्राम गेहूं 3 गुणा y प्लस 2 किलोग्राम चावल 2 गुणा z बराबर है 60 रुपए। तो 4 गुणा x क्या है, 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य, 3 गुणा y 3 गेहूं का मूल्य है, 2 गुणा z तो 2 किलोग्राम चावल का मूल्य और इन सब का योग 60 रुपए, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम दूसरी लाइन में कहा गया है, दूसरी लाइन में कहा गया है कि 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है। तो 2 गुणा x प्लस 4 गुणा y प्लस 6 गुणा z बराबर है 90 रुपए। ये समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2, ठीक है। फिर इसमें लिखा गया है कि 6 किलोग्राम प्याज और 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य है 70 रुपए। तो 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य है 70 रुपए। ये आ गई समीकरण संख्या 3। अब हमसे कहा गया है कि आव्यूह विधि द्वारा इसे मूल्य को प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, हमारे पास ये रैखिक समीकरण का निकाय आ गया है। अब इसे हम आव्यूह विधि द्वारा हल करेंगे। तो आव्यूह विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, जहां a क्या है, x y z के गुणांकों का आव्यूह। अगर हम पहली समीकरण की बात करते हैं तो पहली समीकरण में x का गुणांक 4, y का गुणांक 3, z का गुणांक 2, x का गुणांक 2 दूसरी समीकरण में, y का गुणांक 4 और z का गुणांक 6। तीसरी समीकरण में x का गुणांक 6, y का गुणांक 2 और z का गुणांक है 3, ठीक है। अब देखिए, x क्या है, x y z का आव्यूह और b क्या है, 60, 90 और 70 अर्थात अचर का आव्यूह, ठीक है। अब देखिए, ये हमें हमारा यहाँ से a आव्यूह आ गया 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3, ये आपका a आव्यूह आ गया। इसे हम सारणिक के रूप में लिखेंगे तो a सारणिक क्या आ जाएगा, 4 2 6 3 4 2 2 6 3। अब देखिए, हमने इसे सारणिक के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि हम आव्यूह a के सारणिक का मान ज्ञात करके हम ये देखेंगे क्या इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकल सकता है या नहीं। तो आइए 3 गुणा 3 के सारणिक को हल करते हैं। तो 3 गुणा 3 के सारणिक को हल करते हुए तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहला अवयव आप यहाँ लिखें, फिर इसके साथ जो पंक्ति है और स्तंभ है उसके सभी अवयवों को हटाकर जो आपके पास सारणिक बचता है उसे इसके गुणा में ले जाएं, 4 2 6 3। दूसरा अवयव ऋणात्मक चिन्ह के साथ -3, ठीक है। और फिर इसके साथ जो स्तंभ है पंक्ति उसे हटा के जो सारणिक बचता है उसे लिख ले 2 6 6 3 प्लस फिर जो आपका तीसरा अवयव है 2, वो आपका धनात्मक चिन्ह के साथ और इसके साथ जो स्तंभ है और पंक्ति उसे हटाकर जो सारणिक बचता है वो इसके गुणा में 2 6 4 2। अब 2 गुणा 2 का आव्यूह किस प्रकार, 2 गुणा 2 का सारणिक किस प्रकार हल होता है, 4 कैची गुणन द्वारा, 4 गुणा 3 4 3 12 -2 गुणा 6 2 6 12, ठीक है।
इस प्रकार सारणी को हल करने पर सारणी का मान आए तो सारणिक ए का मान आ गया 50, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ए सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए एक व्युत्क्रमण्य अवयव तथा इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब देखिए हमने अभी एक समीकरण एक ली थी ax बराबर b, ठीक है। दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर तो a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b, ठीक है। या क्योंकि हम जानते हैं a इनवर्स a बराबर है I, ठीक है, तो I x बराबर a इनवर्स b, ठीक। क्योंकि I x बराबर है x के हम जानते हैं तो x बराबर a इनवर्स b। तो इस समीकरण में हमें a इनवर्स के मान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने सारणिक का मान निकाला, ठीक है। अब a इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स होता है एडजॉइंट a भाग में a का सारणिक, और a का एडजॉइंट a क्या होता है? a के सेकंडज अवयव का परिवृत अवयव। माना a का सेकंडज अवयव c बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब ये a11, a12, a13 क्या है? अवयव a के अवयवों के सेकंड है, तो इसके लिए हमें अवयव a के अवयवों के सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार अवयव a के अवयवों के सेकंड ज्ञात किए जाते हैं। माना अवयव a के अवयव aij का उपसारणिक mij है तथा aij का सेकंड aij है, तब aij बराबर होता है -1 की घात i प्लस j mij, ठीक है। तो यहाँ से हम a11 का मान ज्ञात कर सकते हैं, या a11 बराबर -1 की घात 1 प्लस 1 m11। अब m11 क्या है? सबसे पहले आप इसे अवयव को लिख लें, रफ काम में ध्यान दें। तो हमें m11 की आवश्यकता है, तो m11 क्या है? a11 का उपसारणिक। a11 क्या है? a11 ये है, तो a11 के साथ जो पंक्ति है स्तंभों से हटा के जो सारणिक बचता है वो आप यहाँ लिख लें 4 2 6 3, ठीक। तो a11 बन क्या आ गया? -1 की घात 2 1, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 - 12 0। इसी प्रकार आप a11 a12 का मान ज्ञात कर, इसी प्रकार हम अवयव a के सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यह आपके सभी अवयवों के सेकंड आ गए, ठीक है। तो a का सेकंडज अवयव c बराबर 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, ये a के सेकंडज अवयव आ गया। तो इस प्रकार एडजॉइंट a का मान क्या हो गया? एडजॉइंट a का मान हो गया a के सेकंडज अवयव का परिवृत अवयव, या c का परिवृत अवयव, या c का परिवृत अवयव क्या आ गया? c अवयव को की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर जो अवयव प्राप्त हुआ वो c का परिवृत अवयव आ गया, या 0 30 -20 -5 0 10 और 10 -20 और 10, ठीक है। ये c का परिवृत अवयव आ गया। हम यहाँ से a इनवर्स का मान निकाल सकते हैं, या a इनवर्स क्या है? एडजॉइंट a भाग में a का सारणिक, या a इनवर्स क्या आ गया? a इनवर्स a के सारणिक का मान क्या है? देखिए आरंभ में हमने निकाला था a का सारणिक 50 आया था, तो हम लिखेंगे 1/50 एडजॉइंट a 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, ठीक है। ये a इनवर्स आ गया। अब देखिए हमारी एक समीकरण हमने निकाली थी x बराबर a इनवर्स b, इसमें a इनवर्स और b अवयव का मान रखेंगे और फिर उन दोनों की गुणा करेंगे। तो x क्या है? x y z का अवयव। a इनवर्स क्या है? 1/50 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, और b अवयव क्या है? b देख लीजिए, b है 60 90 और 70 का अवयव, ठीक है। 60 90 और 70 का अवयव। इन दोनों a इनवर्स और b की आपस में गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x y z बराबर 1/50, ठीक है। अब a इनवर्स की पहली पंक्ति के b के स्तंभ के साथ, तो 0 × 60 0,
5 गुणा 90 5 नीम 45 450, 10 गुणा 70 प्लस के 700। ठीक है, 30 गुणा 60, अब ए इनवर्स की दूसरी पंक्ति की इसके स्तंभ के साथ, बी के स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 30 गुणा 60, 3 चिंग 18 तो 1800। ठीक है, 0, 20 गुणा 70 या 2 सत्ते 14 माइनस के 14। ठीक है, अब -20 की गुणा हम करेंगे 60 में, -20 6 दूनी 12 माइनस के 1200 प्लस के 900 और प्लस के 10 गुणा 7 700। या इस प्रकार हमें प्राप्त होगा, या एक्स वाई जेड का अवयव क्या आ गया, एक्स वाई जेड बराबर 5 8 8। ठीक है, या एक्स बराबर प्याज का मूल्य 5 रुपए। जब इन दोनों अवयव की तुलना करी तो हमें प्याज का मूल्य 5 रुपए प्राप्त हुआ। वाई गेहूं का मूल्य 8 रुपए और जेड चावल का मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ये प्याज का मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं का मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम और जेड चावल का मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।